Welcome back to the another video. So in this video we will cover our NCERT solution of chapter 3rd of class 9 science, that is atoms and molecules. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So बड़ा सिंपल सा चैप्टर आ जाता है। ये पूरा जो चैप्टर है इसको हमने क्या अच्छे से समझ के कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो लास्ट जो इसकी वीडियो आ जाती है वो आ जाते हैं इसके जो चैप्टर में NCERT के जो क्वेश्चंस आ जाते हैं उनको हम क्या डिटेल्स में अच्छे से समझने वाले हैं। देखो पेज नंबर 43 पर आपके कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं, इनको हम आज करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन जो फर्स्ट आता है, अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते करना। जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो कह रहा है कि 0.24 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंडीशन। मींस उसने हमें कुछ वैल्यूज दिए हैं। उसने कहा है कि जो आपके पास एक कंपाउंड है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, आपके पास एक कंपाउंड है जो कि बोरोन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, जो कि जिसका मास कितना है, जिसका मास है 0.24 ग्राम ये आता है। फिर उसमें हमने मतलब कुछ एनालिसिस किया, मींस उसमें हमने कुछ केमिकल्स मिला के मतलब हमने उसमें रिसर्च करके हमने पता लगाया कि जो उसमें ऑक्सीजन है वो मेरी कितनी है, ऑक्सीजन है मेरी उसमें 0.144 ग्राम, और जो उसमें बोरोन है, मींस ये जो कंपाउंड, उसमें दो कंपाउंड थे ना, ऑक्सीजन दो एलिमेंट थे ना, ऑक्सीजन और बोरोन, तो ऑक्सीजन तो इसमें 0.24 के इतनी है, और जो बचा है वो कितना है 0.96 ये मेरी कितनी है, ये मेरा बोरोन आता है। फिर उसने पूछा है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट, मींस जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं उसमें कितना परसेंटेज वेट आता है, मींस ये जो ऑक्सीजन है ये इसका कितना परसेंट है और जो ये बोरोन है ये इसका कितना परसेंट है, सिंपली मेरे को वो निकालना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, और बाकी एवरेज वेट से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन आता है जो कि एक नेक्स्ट चैप्टर में और आगे क्लासेस में आपके काम आने वाले, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। देखो यहां पर हम निकालते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ बोरोन। पहले बोरोन का निकालते हैं। देखो किसी की भी आपको परसेंटेज निकालिए, फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम्स हुए हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसटी, मतलब काफी सब्जेक्ट्स के एग्जाम हुए हैं, आपको मैथ्स की परसेंटेज निकालनी है ओवरऑल, मींस और जो टोटल मार्क्स बनते हैं, तो आप क्या करोगे, जो आपके मैथ्स के मार्क्स है उसको रख दोगे, जो आपके टोटल मार्क्स है उसको नीचे रख दोगे और क्या कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी तरीके से सेम हम यहाँ पर करेंगे, हमें बोरोन की परसेंटेज निकालनी है टोटल कंपाउंड में, तो हम क्या करेंगे, जो बोरोन की क्वांटिटी है मींस बोरोन का जो वेट है वो रख देंगे 0.096 और उसके नीचे रख देंगे जो हमारा टोटल वेट है, टोटल वेट कितना कंपाउंड का, वो है मेरा 0.24 ग्राम, ये हम सिंपल रख देंगे। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, काट लेते हैं भाई। देखो जो मतलब करते हैं पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, एक जीरो नीचे लग जाएगी और ये आ जाएगा 1 जा और ये आ जाएगा समथिंग समथिंग 4 जा और एक जीरो से एक जीरो हट जाएगी, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 40% मेरा पूरा नंबर आ जाएगा। मींस इस पूरे कंपाउंड में जो बोरोन का जो कंपोजिशन है वो मेरा कितना है 40% आता है। तो सिंपल से आपका देखो कैलकुलेशन पार्ट है, इसमें कोई अलग पार्ट नहीं आता, बस आपको ध्यान रखना है ऊपर आपको रखना है जो मींस जितना वेट बोरोन का है और नीचे क्या टोटल वेट रखना है। ऐसे हम निकाल लेते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन का हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे देखो ये कंपाउंड है, कंपाउंड टोटल इतना है, उसमें से बोरोन तो इतना हो गया और बाकी सारा बचा हुआ कितना है वो ऑक्सीजन है। तो अगर बोरोन मेरा 40% है, टोटल कंपाउंड तो 100% ही होगा, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 100 - 40 मतलब कि 60%। तो मेरे को पता चल गया कि जो मेरा ऑक्सीजन आएगा वो कितना आएगा 60% आएगा, तो मैं इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ। बाकी मेरे पास जो नॉर्मल मेथड है वो तो ये है कि ऑक्सीजन का मास रखूंगा 0.144 अपॉन नीचे रख दूंगा टोटल जो कंपाउंड का मास है वो, और क्या कर दूंगा 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि आ जाएगा, ये आता है 6 जा तो आ जाएगा 60%। तो इस तरीके से दोनों तरीके से आप क्या सॉल्व कर सकते हो। इसमें वो कई बार ऐसे भी कर सकते हैं कंपाउंड में 3-4 आपके एलिमेंट्स दे दे और आपको मतलब कि फॉर एग्जांपल उसने 4 एलिमेंट्स कंपाउंड में दे दिए और 3 का आपको क्या दे दिया मास दे दिया, और फोर्थ की आपको क्या है मतलब कितनी क्वांटिटी है वो पूछ रहा है, तो तीनों को प्लस करके टोटल में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और हमारे पास जो लेफ्ट आउट बच जाएगा, जो भी एलिमेंट होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो भी चीज़ है वो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, और हम उसकी क्या इस तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। सिंपल से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है। आगे चलते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखो जो केमिस्ट्री के और फिजिक्स के जो मतलब कि न्यूमेरिकल टाइप बोल सकते हैं या फिर जिसमें ये नंबर्स आते हैं, इन क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, जो वो क्वेश्चन में वैल्यूज दे रहा है ना उनको लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे आप पढ़ना क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करें ऐसे आप वैल्यूज लिखना स्टार्ट कर दो। उसने कहा है कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन की जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मेरा क्या CO2 बना रहा है, उसने ये बात कही है। और उसने कहा है कि 3 ग्राम का कार्बन है वो मेरा 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कितनी बना रहा है वो मेरी, इसको यहाँ पर एरो की तो ज़रूरत नहीं है,
11 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो मेरी 11 ग्राम बन रही है। उसने ये मेरे को सब कुछ दिया है कि ये बेसिक सी चीज आती है। फिर उसने कहा व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन, मींस उसने कहा है कि ये तो फर्स्ट केस है, मींस फर्स्ट केस में वो लेके चला कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन, मींस ये बेसिक चीज है। अगर आप 3 ग्राम कार्बन लेके चलोगे और 8 ग्राम ऑक्सीजन लेके चलोगे तो आपकी क्या है, दोनों को रिएक्ट करके 11 ग्राम आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये उसने एनालिसिस करके पता लगाया। फिर उसने कहा कि मैं एक नई रिएक्शन करता हूं, उसने अपने आप से यहाँ पर रिएक्शन की जिसको हम सेकंड रिएक्शन भी कह सकते हैं। उसने कहा कि मैं कार्बन को तो 3 ग्राम ही लेके चल रहा हूँ, उसमें मैंने मास में कोई भी बढ़ाया घटाया नहीं है, लेकिन मैंने जो ऑक्सीजन है यहाँ पर एक्स्ट्रा दे दी। ऑक्सीजन मैंने क्या 50 ग्राम दे दी कि भाई ज़्यादा ऑक्सीजन से क्या होती है चीज़ें, मतलब एयर है ये, मतलब कंबशन गैस है तो आग लगेगी, तो यहाँ पर ज़्यादा आग लगने की वजह से उसने सोचा कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बननी चाहिए। तो उसने पूछा कि यहाँ पर जो मेरी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी बनेगी, तो उसने ये बात पूछी है। देखो यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट है, आपने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब था कि सेम जो एलिमेंट्स है वो आपस में मिक्स होंगे एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में, तभी आपका क्या है एक कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पर भी वही लॉ लगता है कि जब आपका 3 ग्राम ऑफ कार्बन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अगर 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो आपका चाहे जो कार्बन है अगर वो 3 ग्राम ही है और ऑक्सीजन चाहे वो कम हो जाए चाहे ज़्यादा हो जाए, तो अब भी वो क्या है 8 ग्राम ही रिएक्ट करेगा, बाकी का क्या है कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा। और आपका जो CO2 है वो भी कितनी बनेगी, जो पहले केस में बनी थी वही बनेगी। सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं कि जो 3 ग्राम कार्बन है वो आपका क्या 11 नहीं 8 ग्राम ऑफ जो मेरी ऑक्सीजन है उससे ही रिएक्ट करेगा, बाकी की जो मेरी 42 ग्राम है वो क्या है अनयूज्ड पड़ी रहेगी। जो भी हम मतलब किसी भी कंटेनर में किसी भी चीज़ में जहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं उसमें सिर्फ 8 ग्राम यूज होगी और मेरा क्या है लास्ट 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो फिक्स्ड कंपोजिशन है वो ये आता है, हमेशा वो उसको क्या है यही फॉलो करेगा। यही मेरे जो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन आता था उसके अकॉर्डिंग यही बात आती थी। तो इस तरीके से सिंपल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। आई होप आपके ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन वो कह रहा है व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल। देखो पॉलीएटॉमिक आयंस किसको बोलते हैं, ऐसे आयंस जिसमें मेरे 2 या 2 से ज्यादा टाइप्स ऑफ एटम्स हो, ये वेदर वो सेम टाइप के हो या फिर वो अलग अलग टाइप के हो। लाइक जैसे आप डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हो, बाकी समझने के लिए कि आपके ऐसे आयंस जिसमें 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिले हुए हैं अलग अलग टाइप या फिर सेम टाइप के, उन टाइप के आयंस को हम बोलते हैं अपना पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे हमारे मोनोएटॉमिक होते थे, डायएटॉमिक, और हमारा क्या मतलब टेट्राएटॉमिक होता था। तो इसी तरीके से जो 2 या 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो उसको सिंपली हम बोल देते हैं पोलोएटॉमिक। एग्जांपल के लिए सब आ जाता है, OH नेगेटिव आ जाता है, इस तरीके से हमारे एग्जांपल आ जाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 4 आता है। क्वेश्चन 4 में वो कह रहा है राइट द केमिकल फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट आता है। वो कह रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड का, इसको रफी कर लेते हैं फिर शुरू से स्टार्ट करेंगे। उसने कहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब आपके उसने क्या है कंपाउंड्स दिए, उनके नाम दिए, इनको आपको क्या है केमिकल फॉर्मूला निकालना है। सबसे पहले कहा है उसने केमिकल क्लोराइड। देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, क्लोराइड का होता है Cl। मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2 और जो Cl की होती है उसकी है 1। आप क्या करोगे क्रिस क्रॉस कर दोगे, सिंपल ये क्या आ जाएगा MgCl2, ये मेरा सिंपली आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे को सिंपली क्या निकालने, जो मेरे पास केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं वो निकालने होते हैं। आई होप आपकी हमने जैसे प्रैक्टिस सेशन किया था लास्ट लेक्चर वीडियो में, वहां पर आपके अच्छे से क्लियर हो गया वो केमिकल फॉर्मूला कैसे निकालने होते हैं। बाकी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, CaLCium, कैल्शियम ऑक्साइड। आप इसका मतलब मेरे से पहले निकाल के दिखाओ कि मतलब क्या आता है, फिर आप यहाँ पर चेक कर लेना। ये आता है कैल्शियम ऑक्साइड। बाकी यहाँ पर जिसको नहीं पता भी, जो पहली बार वीडियो देख रहा है या फिर जिसको थोड़ा सा डाउट है वो यहाँ पर चेक कर लेना। कैल्शियम का सिंबल होता है C और ऑक्साइड का होता है कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। जो वैलेंसी और जो सिंबल है वो आपको याद ही करने होंगे। देखो 2 तरीके हैं याद करने के, या तो आप अच्छे से चीज़ों को रट लो, मतलब कि एक तरीके से बार बार हाथ रख के बार बार बोल के पढ़ लो, या फिर आप बिना कुछ करे क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दो। आपके बार बार कैल्शियम 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 जब यूज़ करोगे तो आपके अपने आप ही याद हो जाएगा कि भाई कैल्शियम को क्या Ca बोलते हैं। चलो जी आगे देखते हैं भाई। देखो ये आ जाता है Ca2 और O2, और 2 से 2 कटेगा तो CaO, आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड का सिंबल आ जाएगा वो CaO आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉपर नाइट्रेट। देखो कॉपर नाइट्रेट यहाँ पर आता है कॉपर और ये आता है नाइट्रेट। देखो कॉपर नाइट्रेट भी कितना सिंपल है। कॉपर को क्या लिखते हैं Cu लिखते हैं, नाइट्रेट को लिखते हैं NO, हम लिखते हैं NO4। याद आता है मेरा नाइट्रेट NO3 होता है मेरा कॉपर नाइट्रेट, ये भी ध्यान रखना है। इसको जो सिंबल्स होते हैं वो आपको मतलब ऐसे याद होने चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो कॉपर हो गया Cu और नाइट्रेट हो गया मेरा NO3। जो कॉपर की वैलेंसी होती है वो होती है मेरी 2, तो इसको लिख देंगे 2 और उसकी वैलेंसी होती है 1। इनका क्या कर देंगे क्रिस क्रॉस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस। तो ये मेरा किसका सिंबल आ गया, कॉपर नाइट्रेट का सिंबल आ गया। नेक्स्ट वो कह रहा था एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड बड़ा सिंबल, एल्यूमिनियम का सिंबल Al और Cl का जो सिंबल है क्लोराइड का मतलब कि वो आता है Cl। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और क्लोराइड की तो अभी देखी थी वो क्या आती है 1।
क्रॉस करेंगे, क्रिस क्रॉस कर देंगे तो क्या आ जाएगा AlCl का 3। ये किसका आ गया, ये मेरा एल्यूमिनियम क्लोराइड का सिंबल आ गया। आगे बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। अभी यहाँ पर देखा था कैल्शियम का सिंबल Ca, और कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है CO3। मीन्स इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन पहले से ही होते हैं। कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है अभी चेक की, देखो आपने अगर ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो आपको याद हो जाएगी कैल्शियम की वैलेंसी 2, और जो ये CO3 की वैलेंसी होती है इसकी होती है 1। तो यहाँ पर कर लेंगे CaCO3 का होल ट्वाइस, नहीं आई थिंक CaCO3 का होल ट्वाइस। CO3 की वैलेंसी हमारी 1 ही होती है ना, हाँ। तो Ca ये आ जाएगा क्रिस क्रॉस, तो CaCO3 का होल ट्वाइस, ये मेरी केस की आ जाएगी, ये आ जाएगा मेरा मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से मेरे पास सिंबल्स आ जाते हैं। आगे वो 5th क्वेश्चन में बात करता है गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट। मीन्स आपको उसने कुछ कंपाउंड दिए हैं, ये लिखे हुए आपके कंपाउंड, इसमें आपको बताना है कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। देखो जैसे नाम से पता चल जाता है, इसमें मैग्नीशियम था, क्लोरीन था, और कैल्शियम था, इसमें ऑक्सीजन था, इसमें कॉपर था और नाइट्रेट। नाइट्रेट में क्या होता है, नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। और जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम है, क्लोराइड है, और यहाँ पर आपका CaCO2 में कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। इस तरीके से आपको कुछ कंपाउंड के नाम वो दे रहा है, आपको बताने इनमें कौन से आपके क्या आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं। देखते हैं सबसे पहले उसने दिया क्विकलाइम। देखो क्विकलाइम आपका एक कॉमन नेम है कंपाउंड का, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड मेरा ये लिखा हुआ। कैल्शियम ऑक्साइड में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स है, एक तो कैल्शियम है और दूसरा मेरा क्या आता है, ऑक्साइड आता है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। सेकंड वो कहता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कौन सा होता है, एक तो हाइड्रोजन होगा, दूसरा क्या होगा मेरा ब्रोमाइड मेरा हो गया। तो 2 ये एलिमेंट आ गए। थर्ड वो बात करता है बेकिंग पाउडर। देखो बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर होता है मेरा NaHCO3। मेरा बेकिंग पाउडर ये होता है, मीन सोडियम बाइकार्बोनेट, ये मेरा बेकिंग पाउडर, इसको मतलब कॉमन नेम ये होता है। तो उसमें कौन कौन से मेरे एलिमेंट्स आ गए, एक तो सोडियम आ गए, एक हाइड्रोजन आ गए, एक कार्बन आ गया और एक मेरी ऑक्सीजन आ गई। तो ये सब मेरे इसमें क्या है, बेकिंग सोडा में क्या एलिमेंट्स होते हैं। आगे बात करते हैं, वो कहता है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का मतलब होता है K2SO4। तो इसमें क्या है, पोटेशियम है, सल्फर है और मेरा क्या है, ऑक्सीजन आता है। मींस इसमें मेरे 3 एलिमेंट्स आते हैं। तो इस तरीके से मेरे को सिंपली लिखने हैं। आगे चलते हैं, देखो आगे वो कहता है कैलकुलेट द मोलर मासेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोलर मास जहां भी निकालना हो वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आपको जरूर करके चलना है। चलो जी मोलर मासेस निकालते हैं। इसमें सिंपल आपको मोलर मासेस याद होने चाहिए और आपकी क्या इसमें कैलकुलेशन आपकी काम आएगी। कैलकुलेशन भी इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको प्लस और मल्टीप्लाई करना है। देखो उसने कहा है किसका निकालना है, इथाइन का निकालना है। इथाइन को जो वो लिखते हैं हम लिखते हैं C2H2, ये हम लिखते हैं। तो इसका कैसे निकलेगा, तो कार्बन का क्या होता है, मोलर मास निकालना है। तो सबका जो भी मोलर मास है और जो उसके सबस्क्रिप्ट में नंबर है वो जितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कार्बन है 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, जब हमारे एलिमेंट्स अलग अलग आ जाएंगे बीच में प्लस। हाइड्रोजन का मास होता है 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 24 प्लस का ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा मेरा 26 ग्राम। तो इस तरीके से हम लिख देंगे जो मेरा इथाइन होता है उसका मास कितना होता है, 26 ग्राम होता है। आगे बात करते हैं, आगे मेरे पास आता है, आप निकालो इसका सल्फर। सल्फर क्या है, S8 है। आप इसका निकालो, फिर हम मतलब कि ये करके दिखाता हूँ S8। और जो S का मास होता है वो होता है मेरा 32। आप इसका सोल्व करके बताओ क्या आएगा। चलो जी, आई थिंक आपने अब तक कर लिया होगा। देखो सल्फर का मास होता है 32 और ये 8 बार है। तो सिंपली क्या 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 जाएगा 16, 1 यहाँ पर 8 3 24 और ये 25। तो 256 ग्राम मेरा ये S8 का मास आ गया। सिंपल ये मेरा क्वेश्चन आता था। आगे चलते हैं फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल होता है P4 का निकालना है। देखो P का मास उसने दिया है, P का मास होता है 31। तो सिंपल आप क्या कर दोगे, 31 की मल्टीप्लाई 4 से, ये क्या आ जाएगा 4 1 4, 4 3 12। तो 124 ग्राम ये मेरा किसका मास आ गया, P4 मॉलिक्यूल का आ गया। आगे उसने कहा HCl भी देखो कितना सिंपल है, HCl, H का मास क्या होता है 1 प्लस का Cl का मास क्या होता है 35.5। तो ये कितना आ गया 36.5 ग्राम। तो सिंपल आपको क्या है, सिंपल प्लस और क्या मल्टीप्लाई आपको करनी है। आगे चलते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। H का देखो जो भी आपके कंपाउंड्स में जो भी एलिमेंट्स है अलग अलग, उनको सबको अलग अलग प्लस करना है। जैसे H का आ गया मेरा 1 और N का नाइट्रोजन का होता है मेरा 14 और ऑक्सीजन का होता है मेरा 16 इंटू और 3 बार है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 1 प्लस का 14, इसको प्लस कर लेते हैं, ये तो आ जाएगा मेरा 15 और 16 3 जा 6 18, तो ये आ गया 48। इनको प्लस कर देंगे, 8 और 5 13 का 3 1 4 5 और 6, तो 63 ग्राम मेरे पास किसका आ गया HNO3। मीन्स जो मेरा क्या था,
हाँ HNO3 था, नाइट्रिक एसिड, उसका मास कितना आ गया, ये मेरा 63 ग्राम आ गया। तो इस तरीके से आपको ये सिंपली क्या सॉल्व करने हैं। ये मेरा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। आगे बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। देखो जो सेवंथ जो क्वेश्चन आता है ये मोल कंसेप्ट से आता है। मोल कंसेप्ट जो टॉपिक है वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो अब आप क्या है इसको मतलब चाहो तो मतलब स्किप कर सकते हो, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे चल के 10th में 11th 12th में आपके काम आने वाला है। तो मैं तो कहूंगा कि आप इसको क्या करके ही चलो, छोटा सा टॉपिक ये आपका आता है। बाकी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जो अब मैं कर रहा हूँ 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन, और साथ साथ 10th और 11th, ये जो 7th 8th 9th 10th ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। बाकी आप करना चाहो तो उनको कर सकते हो, मतलब स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। देखो हम करते हैं इसको, ये देखो 7th क्वेश्चन कह रहा है, 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है कि व्हाट इज अ मास, मास निकालना है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो आपको पता है जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, वो मेरा मास अपॉन मोलर मास के इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वो मेरे 1 है। और देखो सिर्फ दो फॉर्मूले में वैल्यू रखते जाओ, आपका आंसर आपके पास अपने आप खुद चल के आएगा। उसने कहा था 1 मोल का नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन का मास कितना होता है, मास उसने दिया नहीं है, वो मेरे को निकालना है। मोलर मास कितना होता है 14, तो मास कितना आ गया मेरा, वो आ गया मेरा 14 ग्राम। इस तरीके से आपको निकालना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड में वो पूछ रहा है 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, एल्यूमिनियम एटम्स के 4 मोल है और उनका मास निकालना कितना आएगा। तो फॉर्मूला यही है मेरा, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मैं लिख सकता हूँ मोल्स इज इक्वल टू मेरा क्या होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मोल उसने किसने दिए, 4 दिए, मास मेरे को नहीं पता, और मोलर मास ऑफ क्या था, हाँ एल्यूमिनियम के एटम्स दिए, तो एल्यूमिनियम के एटम्स यूज करेंगे। एटम्स का जो मास होता है वो होता है मेरा 27, तो 4 की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, जो कि मेरे पास आएगा 7 4 28, 2 यहाँ पर 4 दूनी 8 9 10, 108 ग्राम मेरे पास क्या आ जाएगा, जो एल्यूमिनियम का मास है वो आ जाएगा। मीन्स 108 ग्राम का अगर आप एल्यूमिनियम लोगे तो उसके क्या है 4 मोल बनेंगे। तो ये क्वेश्चन आता था। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में वो क्या पूछ रहा है, थर्ड में वो हमसे पूछ रहा है कि 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट, उसने कहा था 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट है Na2SO3 है 4 है 3 है, तो इसका हमें क्या निकालना है 10 मोल्स है, और इसका मास निकालना है कि कितना मास जो Na2SO3 का है मिलके आपका क्या बनाएगा, मिलके आपका 10 मोल्स बनाएगा। तो आपको सिंपल पता है जो होता है मोल्स किसके इक्वल होता है, मास अपॉन मोलर मास, ये आपकी वैल्यू। मोल्स कितने हैं, मोल्स मेरे 10 है, मास मेरे को निकालना है, और मोलर मास आपको निकालना आती है। इसका मोलर मास कैसे निकाल लोगे, देखो Na का क्या होता है 23 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस कर दोगे, ऑक्सीजन का होता है 16 3 से आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बेसिक सी चीज़ आपको करनी है। चलो जी 23 2 जा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 46 प्लस का 32 एज इट इज़, प्लस का ये आ जाएगा 48, तो ये आ जाएगा 40 70 70 और 80 80 और 4 120, तो 120 126 ग्राम ये मेरा मास आ जाएगा। मीन्स ये किसका आएगा, Na2SO3 का मोलिकुलर मास ये आएगा। और इसको हम क्या यहाँ पर रख देंगे सिंपली, और इसको इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे तो मास कितना आ जाएगा, मास आ जाएगा 1260 ग्राम। तो मेरा मीन्स जो Na2SO3 का जो 1260 मीन्स 1260 ग्राम जो मास होगा, इतना मास मिलके कितने 10 मोल ऑफ Na2SO3 के बना रहेगा। तो ये सिंपल से मेरे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं मोल कंसेप्ट से। बहुत इजी कंसेप्ट होता है मोल कंसेप्ट, आप जितने ज्यादा इसके क्वेश्चन करोगे ना, और देखो 2 ही तो फॉर्मूला है, एक ये वाला फॉर्मूला है, एक नंबर ऑफ एटम्स वाला फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले लगाओ, आपके आंसर आपके क्या आपके सामने खुद चल के आएंगे। आपको कुछ उसमें करना भी नहीं, कैलकुलेशन भी देखो कुछ हार्ड नहीं है, आपको 27 से 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें तो कुछ प्लस और मल्टीप्लाई 2 के सिवा और कुछ है ही नहीं आपका। तो बड़ा सिंपल सा आपका टॉपिक है, और आगे आने वाला काम आने वाला टॉपिक है, तो उसको आपको अच्छे से ही करके चलना। चलो जी आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन में वो कह रहा है कन्वर्ट इनटू मोल, मींस उसने मेरे को मास दिए हुए हैं किसी चीज़ों के, उनको मेरे को क्या मोल्स में कन्वर्ट करना है। देखो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये भी, और बाकी अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनमें भी ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। चलो जी हम चलते हैं आगे। हाँ कन्वर्ट इनटू मोल 8 क्वेश्चन का जो 8A पार्ट है वो कह रहा है कि 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन आपकी गैस है उसके मोल्स निकालने। तो आपको पता है मोल्स किसके इक्वल होता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास। मोल्स आपको निकालने हैं। मास कितना दिया है उसने, मास दिया हुआ है 12 ग्राम, ठीक है। मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन यहाँ पर गैस है, तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है, वो O2 होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मास है वो 16 रखोगे या फिर 32 रखोगे, वो आपको क्या रखना है। तो O2 का मास कितना होता है, वो 16 होता है, तो यहाँ पर आप 32, मतलब कि O2 का मास होता है 32, तो यहाँ पर 32 रख दोगे, काटा पीटी कर दोगे भाई। देखो 2 6 और 2 8
ये जाएगा 16 जा 3 जा और ये आ जाएगा 8 जा, मतलब 3/8 मेरा क्या आ गया ग्राम, इतना मेरा मोल्स आ गए। इसको सिंपल पॉइंट्स में कर लेंगे या फिर हम अपनी क्या है नॉर्मल इसी फ्रैक्शन में छोड़ देंगे। चलो आगे चलते हैं। 20 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम ऑफ वाटर बी आता है, ये आता है मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास। आप निकालो उसका, जो मेरे पास है 20 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम ऑफ वाटर में मेरे कितने मेरे क्या होंगे, जो वो पूछ रहे हैं हमसे मोल्स कितने होंगे। फॉर्मूला आपका ये रहा, फॉर्मूला ये वाला यूज़ करके आप इनकी क्या नंबर ऑफ मोल्स निकालो, बाकी काफ़ी सिंपल है। चलो जी हम करते हैं इसको। ये आता है 20 ग्राम ऑफ वाटर था ना, तो मोल्स तो मेरे को नहीं पता, तो मोल्स ही रहने दूंगा। मास कितना है, मास उसने 20 ग्राम दिया था। मोलिकुलर मास ऑफ H2O कितना होता है, वो होता है 18। कैसे निकाला भाई, H2O इज इक्वल टू क्या होता है 2 × 1 प्लस का 16, 16 और 2 क्या हो गया 18 ग्राम हो गया। इसको काट लेते हैं 10 जा और ये आ जाएगा 9 जा, 10/9 मेरा आ जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ ये वैल्यू आ जाएगी। मीन्स इतने मेरे क्या आ जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं 1 पॉइंट समथिंग। चलो सी पार्ट करते हैं। सी में वो क्या कह रहा है, सी में कह रहा है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम की कार्बन डाइऑक्साइड है आपके हाथ में, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपको बताना है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। तो आपको पता है मोल्स आपको निकालने, मोल्स किसके होता है, मास कितना है वो आता है 22 ग्राम। और जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होता है वो आप ऐसे निकाल सकते हो CO2 जो कि किसके कुल होता है 44 ग्राम। कैसे, सी का क्या होता है जी 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 16 × 2 और 12 प्लस का 16 × 2 32 30 40 और ये हो जाएगा 44 ग्राम। तो इस तरीके से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। ये तो आपको क्या टिप्स पर वैसे भी याद हो जानी चाहिए काफ़ी चीज़ की, H2O की, CO2 की और काफ़ी चीज़ों की, मतलब जो बार बार यूज़ हो रही है वो आपको वैसे भी आप अगर आप नहीं भी करना चाहोगे ना, आपकी कुछ चीज़ें तो अपने आप ही याद हो जाएंगी। चलो जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H और भाई सोडियम का सिंबल Na, तो मतलब कि जैसे मैं बोलता हूँ ना आपके दिमाग में पहले ही आ जाता है, क्योंकि जब आप चीज़ों की प्रैक्टिस करने लग जाते हो ना तो आपके सामने वो चीज़ें अपने आप ही आ जाती हैं, उसमें कुछ आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। चलो यहाँ पर आता है 44 1 जा और 2 जा, मतलब हाफ मोल, ये मेरा क्या मतलब इसके जो H2O था उसके हाफ मोल्स आएंगे इतने वेट में। H2O नहीं CO2 था तो उसके इतने मोल्स आ जाएंगे। तो सिंपल सा मेरा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आता है, सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ, उसने मोल्स दिए हैं और वो हमसे मास निकलवा रहा है। चलो कुछ अलग नहीं है, मोल कंसेप्ट के जो 2 फॉर्मूले हैं वही यूज हो रहे हैं, उन 2 फॉर्मूले से बाहर तो कुछ यूज होता ही नहीं है पूरी आपके मोल कंसेप्ट में, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो 2 फॉर्मूले हैं और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन की कर सकते हो करते जाओ। NCERT से, लखमीर सिंह से, गूगल से, यूट्यूब से, जहाँ से जो भी चीज़ मिले उसको पढ़ डालो, क्योंकि देखो पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाएगा, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती, कहीं ना कहीं आपको काम ही आएगी। चलो आगे चलते हैं। वो पूछ रहा था हाँ आपके पास 0.2 मोल है, ये 9th क्वेश्चन है, 9th का A पार्ट, 9th है ना। हाँ A पार्ट वो कह रहा है कि मेरे पास जो मोल्स हैं, मोल्स दिए हुए हैं और मेरे को मास निकालना है। तो मोल्स किसके को होता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास। और ध्यान रखना जब भी आप प्रैक्टिस करो या कुछ भी करो, ये जो फॉर्मूलेज हैं इनको लिख के जरूर चलना। जितनी बार फॉर्मूले लिखोगे आपके याद भी रहेंगे और आपको आदत रहेगी फॉर्मूले लिखने की। कई बार हम बिना फॉर्मूले के आंसर निकालते रहते हैं, प्रैक्टिस के लिए ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में फिर आदत पड़ जाती है, वहाँ पर फॉर्मूला लिखना भूल जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है भाई, मान लो एक क्वेश्चन आया मोल कंसेप्ट से, मुश्किल से वैसे तो आएगा नहीं, अगर कहीं पर आ गया भाई मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा मार्क्स को फॉर्मूले का होता है, आप वो जल्दी जल्दी में नहीं लिख पाए, आंसर भले सही आ गया तो क्या फायदा उसका, तो फॉर्मूला भी आपको जरूर लिखना है। चलो उसने कहा था 0.2 मोल है, 0.2 मोल है किसके, ऑक्सीजन एटम्स के। यहाँ पर ध्यान रखना उसने ऑक्सीजन एटम दिया है, ऑक्सीजन एटम। अगर ऑक्सीजन O2 हो तो 32 मास होता है, O का मास कितना होता है 16। तो आपको ध्यान रखना है मास 16 रखना है या फिर मास 32 रखना है। तो एटम देगा तो क्या रख दोगे 16 रख दोगे, और मॉलिक्यूल देगा तो क्या 32 रख दोगे। तो मास कितना है, मास तो मेरे को निकालना है और ये आ गया मेरा 32। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 0.2 इंटू 32 इज इक्वल टू आ गया मेरा मास 32 का ना। हाँ 32 2 आ जाएगा 64, मतलब कि 6.4 मेरे पास आ जाएगा। भाई पॉइंट हट के नीचे 0 लगेगी ना, तो 64 ग्राम मेरे पास क्या आ गया, मास आ गया। तो इतने ग्राम जो ऑक्सीजन है वो क्या बनाएगी, वो इतने मोल्स बनाएगी। आगे चलते हैं, देखो उसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और उनका जो मोल्स दिया है वो आपको 0.5 दिए हैं और मास आपको निकालना है। देखो वाटर का मास आपने अभी निकाला था, कितना आता था, वो आपका 18 आता था। 18 किससे मल्टीप्लाई करते हो, 0.5 इंटू आ जाएगा 18 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो 0.5 की जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 9 ग्राम इज इक्वल टू मेरे पास मास आ जाएगा। कैसे भाई, पॉइंट नीचे 5 टू हाँ 9 आपका मास आ जाएगा। मीन्स जो बी का आंसर है, मीन्स कितने जो 9 ग्राम जो वाटर है वो मिलकर आपका क्या 0.5 मोल्स बनाएगा। तो सिंपल सा आपका ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। आगे चलते हैं, आगे वो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट, 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन को करते हैं। 10th क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ लिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है मोल्स
इंटू एन। सिंपल ये फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर आपके पास खुद चल के आएगा। चलो S8 के निकालने प्रेजेंट इन द 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। S8 का निकालना है। देखो सिंपल भाई, मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास अपॉन मोलिकुलर मास में लिख सकता हूँ, इनटू एन मेरा चल ही रहा है। देखो मास कितना है, मास उसने दिया है, मास दिया है, हाँ यस मास उसने दिया था 16 ग्राम हो गया। मोलिकुलर मास S8 का भी निकाला था, अभी कुछ क्वेश्चन पहले निकाला था, वो कितना आया था 256 आया था, इंटू एन क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर क्या होता है 23। इसको सोल्व करते हैं, आ जाएगा 16, इसका स्क्वायर होता है 16, 6 आ जाएगा और इससे काटेंगे तो 16 इससे कटेगा, पॉइंट आ जाएगा, तो ये कट के मतलब पॉइंट आ जाएगा मेरा 3.00 समथिंग इंटू 10 की पावर तो एक कम हुई हो जाएगी जो कि आ जाएगा 22, तो 3 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे आंसर आ रहा है 3.76, ये आएगा मेरा आंसर 3.76 इंटू 10 की पावर 22 जो आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जो कि मेरा 16 ग्राम ऑफ S8 में होते हैं। तो ये सिंपल सा इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचता है इसमें से। लास्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। देखो कुछ क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा घुमा रखा है जो लास्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन है बिल्कुल सिंपल, मतलब कि कुछ भी ऐसा कुछ अलग चीज़ नहीं है जो कि जिसको देख के आपको डर लगना चाहिए या फिर आप मतलब कि एक दहशत वाली माहौल में चले जाने चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051। तो 0.051 ग्राम का उसने क्या है एल्यूमिनियम दिया हुआ है और उसमें आपको क्या है नंबर ऑफ आयंस निकालने हैं। देखो कितनी सिंपल सी बात है, कुछ अलग नहीं है। वहाँ पर ये आयंस दे रहा है, देखो आयंस भले ही वर्ड दे दे, लेकिन हमने एक फॉर्मूला सीखा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का एक ही फॉर्मूला होता था जो कि क्या है नंबर ऑफ आयंस निकालोगे तो क्या लगा दोगे मोल्स इंटू एन ए, एक ही फॉर्मूला है हर जगह लगाओ। मोल्स क्या होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास इंटू एन ए। चलो जी मास कितना है वो है 0.051। एल्यूमिनियम का जो मोलिकुलर मास होता है मीन्स एल्यूमिनियम के जो आयंस है आयंस का भी जो मास होगा वो सेम जो आपका एटम्स होता है उसके मास के कुल होता है जो कि 27 के कुल आ जाएगा इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। इस पॉइंट को हटा के नीचे मैं 3 0 लगा सकता हूँ और 27 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये सब आ जाते हैं हमारे एनसीईआरटी के जितने भी जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं उन सबके सॉल्यूशन। आई होप आपकी जो सारे जो क्वेश्चन है और जो सारे उनके सॉल्यूशन है वो सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे जहाँ पर भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे को ये क्वेश्चन बता देना कि ये मेरे को ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसको हम क्या अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है। बाकी जो आगे आने वाली वीडियोज है उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और जो ये वीडियोज है आपके जो क्लासमेट्स हैं जिसको भी आपको लगता है इस वीडियो की नीड हो सकती है उसमें शेयर जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।